नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद जय हिंदी। कल मैंने हिंदी साहित्य का नए सिरे से नए तरीके से क्लास स्टार्ट किया है। अभी बहुत कम लोग उसमें जुड़ पाए हैं, कम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग शेयर करते रहिए ताकि और लोग भी देखें। अगर आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बेल आइकन दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य में, कल हिंदी साहित्य की कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे विकास हुआ, किस तरह से हिंदी आई, किस तरह से हिंदी साहित्य लिखा गया। आज हम उसके आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं, जो लोग मेंस लिख रहे हैं किसी भी स्टेट का या फिर आईएएस का या किसी का भी, तो ये छोटे छोटे पॉइंट को विस्तार करके लिखा जा सकता है। और अगर आपको विस्तार में हेडिंग सहित चाहिए तो मेरा चैनल बीपीएससी हिंदी करके बना हुआ है, बीपीएससी मेंस हिंदी। भले वो बीपीएससी को टारगेट करके हमने पढ़ाया था, लेकिन चूंकि हिंदी तो सब में सेम ही है, जो सिलेबस आपका सेम हो वो से आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन लिखाने का और उस तरह का हेडिंग वगैरह नहीं दिखाएंगे, पर ग्राफ के थ्रू पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं, रटा रटाया ना लगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएं। रही बात जो लोग पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी, केवीएस, एनबीएस इनके एग्जाम देने वाले हैं, उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना होता है, तो उनके लिए पॉइंट, सन, बुक्स के नाम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस में आप अगर सन वगैरह नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इन एग्जाम्स में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वहाँ आपको सन भी पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ सन के साथ किताबों के नाम, ग्रंथ भी बताएंगे। जो लोग मेंस लिख रहे हैं वो अपने मतलब भर का याद रखें, बाकी छोड़ सकते हैं। और जो लोग पीजीटी, टीजीटी दे रहे हैं उन्हें तो पूरा ही याद रखना होगा। तो कल हमने आपको हिंदी साहित्य बताया था, थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेते हैं। रिकॉल होना आवश्यक होता है थोड़ा सा। जैसे कल हमने बताया था आपको हिंदी साहित्य, ठीक है, जिसमें मैंने आपको हिंदी के बारे में बताया था, कैसे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास हुआ, साहित्य क्या है ये भी हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। साहित्य क्या है ये डिटेल में भी मेरा एक और वीडियो पड़ा है। कल का वीडियो आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर किया गया है, आई बटन में भी दिया गया है, एंड स्क्रीन पर है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। कल हमने हिंदी पर बात की थी कि कैसे सिंधु शब्द से हिंदी की उत्पत्ति होती है, कैसे ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते हैं और यूनानी उसे इंडिका और अंग्रेज उसे इंडिया बोलते हैं, और धीरे धीरे हिंदू में एक प्रत्यय जुड़ के हिंदीक बनता है और हिंदीक से हिंदी बनता है। इस तरह से हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। उर्दू और हिंदी का भी बताया था कि दोनों एक ही भाषा की दो शैलियां हैं। साहित्य क्या होता है इस पर भी हमने बात की थी कि जो समाज के हित में लिखा गया हो और उसमें मनोरंजन भी हो, स्वस्थ मनोरंजन, उसे हम साहित्य कहते हैं। ब्रीफ में ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था, आज हमने आपको इसका ब्रीफ बता दिया। अब हम इसके आगे बात करेंगे, इसी में लिख देते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। कॉपी में मैं ठीक ही ठाक लिखती हूँ, पर बोर्ड पे पता नहीं मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती है, फिर भी आप समझ तो सकते ही हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। कल हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि हिंदी पढ़ लिए थे, साहित्य भी समझ लिए थे। आज हम समझेंगे पहले इतिहास, फिर समझेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। कल हमने क्या समझा था, हिंदी समझ लिया था, साहित्य समझ लिया था। अब इसमें 3 वर्ड हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम तीसरे वर्ड को समझेंगे
कि इतिहास क्या है। इतिहास माने होता है, इति माने ऐसा, हास मीन्स होता है हुआ होगा, अर्थात ऐसा ही होगा या ऐसा हुआ होगा। इतिहास के अंतर्गत हम वो पढ़ते हैं जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उस पे जो कुछ सामग्री हमारे पास है उसे हम इतिहास कहते हैं। जब हम समाज का और राजनीतिक चीजों का संग्रहण पढ़ते हैं तो उसे हम नॉर्मली इतिहास कहते हैं। जैसे हम मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का समय, ये सब जब पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ये किस में पढ़ते हैं? इतिहास में। पर वो एक विषय के रूप में इतिहास है। और यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ किसका इतिहास पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का। वो किसका इतिहास है? वो मानव इतिहास है, वो राजनीतिक इतिहास है, वो हमारे समाज का इतिहास है। और ये कौन सा इतिहास है? ये साहित्य का इतिहास है। और चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। हम यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम क्या करते हैं कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन, साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करना, ऐतिहासिक दृष्टि से करना। क्या होता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनका जब हम अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं तो वो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको? हिंदी साहित्य का इतिहास क्या कहलाता है? जब हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास बन जाता है। सीधे सीधे ये परिभाषा आपकी पीजीटी, टीजीटी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आती, पर आपको समझना आवश्यक है। जब आप थॉरोली पढ़ाई करते हैं, जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। जो प्रश्न आपको नहीं भी आता उसमें भी आपके लॉजिक काम करते हैं। आप लोग कहते हो कि कभी मेरा तो तुक्का कभी काम ही नहीं करता, उसका देखो तुक्का ही काम कर जाता है। तो तुक्का कभी हवा में काम नहीं करता है। तुक्का वाले को आगे पीछे की चीजें पता होती हैं, इसलिए वो लॉजिक लगा के तुक्का लगाता है, इसलिए उसका सही हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर। ये तो हो गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। इसके बाद कैसे कैसे साहित्य लिखा गया, किसने लिखा, क्या किया, इस पर हम बात करेंगे। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आपको दिख रहा है? साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। जब हमें साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो साहित्य का इतिहास किसी ने लिखा भी होगा। कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, इतिहास लेखन की जरूरत क्या थी? तो इतिहास लेखन की जरूरत इसलिए पड़ी कि पता चल जाए कि किस समय पर कौन कौन से कवि हुए, कैसे लिखा गया। अब आप सोचेंगे कि हमें तो कविता से मतलब है, अगर कविता अच्छी लग रही है, कोई गद्य विधा अच्छी लग रही है तो किस काल में लिखी गई, इससे क्या मतलब होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इतिहास में आना चाहिए? आप लोग जानते हैं, चूंकि साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको पता ही है कि इतिहास और साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य पढ़कर हमें ये पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा रहा होगा।
जैसे मूल स्रोतों में हमारे महाभारत का भी जिक्र आता है, तो वो भी तो साहित्य है। महाभारत को पढ़ने से महाभारत का जो समय है उस समय में किस तरह से चीजें रही होंगी इसका पता चलता है। इंडिका पढ़ते हैं मेगास्थनीज की, तो मौर्य काल का कैसा प्रशासन रहा, शासन रहा, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो साहित्य से हमें उस समय के जो आम आदमी का जो जीवन, चूंकि इतिहास हमेशा बड़े लोगों का लिखा जाता है। इतिहास जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री जिसे पढ़ते हैं, वो हमेशा बड़े लोगों की लिखी जाती है। हम जब मुगल डायनेस्टी पढ़ते हैं, जब मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम अंग्रेजों का इतिहास पढ़ते हैं, जब हम राजपूताना इतिहास पढ़ते हैं या ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ते हैं, या किसी का भी जो भी राज्य रहे या जो अभी प्रेजेंट में है, इनका भी जो पुराना इतिहास आप स्वतंत्रता से अभी तक का पढ़ेंगे, वो हमेशा बड़े लोगों का होता है, वो राजाओं का होता है, वो राजनीतिक इतिहास होता है। क्योंकि उसमें हमेशा बातें कही गई होंगी कि महाराणा प्रताप ने क्या किया, तो अकबर ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने क्या किया, महारानी विक्टोरिया ने क्या किया, जो वायसराय बने उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान ने क्या किया, इनकी बातें होंगी। आम जनता का वर्णन इतिहास में नहीं होता है। तो वो इतिहास किस काम आता है? राजनीतिक होता है, राज्य व्यवस्था को बताता है। लेकिन साहित्य जो होता है वो जनता की चित्त वृत्ति का संचित बिंब होता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य जनता की मनोवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कि जो साहित्य होता है वो जनता का होता है। समाज कैसा है, जनता का निम्न से निम्न तबका, छोटे से छोटा आखिरी व्यक्ति कैसा है, वो हमें साहित्य से पता चलता है। तो साहित्य सबका लिखा जाता है, जनता का लिखा जाता है, और जबकि जो इतिहास है वो राजनीतिक लिखा जाता है, राजाओं का होता है, वो बड़े लोगों का लिखा जाता है। तो इतिहास लेखन की परंपरा क्यों जरूरी है, मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। कहीं कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्क्राइब कर दूंगी। साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा चली वो मेनली चली 19वीं शताब्दी से, लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्व भी कुछ रचनाएं मिलती हैं, जैसे भक्तमाल का आपने नाम सुना होगा, कालिदास हजारा, चौरासी वैष्णवन की वार्ता। जो लोग मेंस लिख रहे हैं उनके भी बहुत काम का है। वैष्णवन की वार्ता, वो ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ शब्दों में भी लिख के, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो शब्दों में लिख सकते हैं, छोटा है तो ग्राफ भी दे सकते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, कुछ ग्रंथ है जो पहले लिखे गए 19वीं शताब्दी से पूर्व, और एक आध नाम आ जाएगा, जैसे कविमाला एक नाम है, पर ये नाम ऐसे हैं इन्हें ऐतिहासिक दर्जा प्राप्त नहीं है, ऐतिहासिक दर्जा नहीं। इनसे थोड़ा बहुत कवियों का परिचय तो मिलता है, कवियों के बारे में पता तो चलता है, लेकिन इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसमें प्रथम प्रयास जो किया साहित्य इतिहास लिखने का, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का जो प्रथम प्रयास वो किया था गार्सा द तासी। ये कहाँ के थे? ये फ्रांसीसी थे। बड़ी अजब बात है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन लिख रहा है?
फ्रांस का विद्वान लिख रहा है, हमारे देश का नहीं, कहाँ का लिख रहा है, फ्रांस का लिख रहा है। ये प्रश्न आपका टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन का प्रथम प्रयास किस विद्वान के द्वारा किया गया, तो गार्सा द तासी। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे। हम आपको क्वेश्चन क्लास के बाद क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे कैसे पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। गार्सा द तासी ये फ्रांसीसी थे। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम थोड़ा टफ है क्योंकि फ्रांसीसी नाम है, फिर भी आप कोशिश करिएगा कि आप उसे याद कर लें। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। और ये 2 भागों में है, जिसका पहला भाग आया 1839 में और दूसरा 1847 में। इस्तवार द ला एंदुई ए हिंदुस्तानी इसको 2 भाग में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839 में आया, प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग 1847 में। इसमें इन्होंने 70 कवियों का जिक्र किया है। 70 कवियों को स्थान दिया। 70 कवियों को स्थान दिया। और ये है किस तरह से, ये वर्ण क्रम के अनुसार है। कवियों और कवित्रियों दोनों को दिया था। मतलब अगर आपको कवियत्री भी लिखना है तो कवियत्री भी लिख सकते हैं। ये कवियत्री भी पूछ लेते हैं कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ध्यान देना। साफ लिख दूं, ये भी आता है शुद्ध अशुद्ध में कभी कभी, या ऐसे भी हिंदी में कि कवियत्री का शुद्ध रूप क्या है। तो 70 कवियों और कवियत्रियों को स्थान दिया। पर इन्होंने जो ये इतिहास लिखा, इसमें इन्होंने वर्ण क्रम के अनुसार लिखा। वर्ण क्रमानुसार, यानी कि अंग्रेजी माला के जो वर्ण क्रम होते हैं उसके अनुसार इन्होंने उसमें कवियों को रख दिया। अच्छा, वर्ण क्रम के हिसाब से रख दिया जाएगा तो इतिहास उलट पुलट हो जाएगा। जैसे अगर मुगल काल हम लिख रहे हैं और अकबर का नाम ए से है, या अकबर का चलो अकबर से पहले हुमायूं है, फिर बाबर है, तो बाबर के बाद तो हुमायूं आया, एच है, फिर जहांगीर है, शाहजहां है। इनका अगर वर्ण क्रम के अनुसार कर देंगे तो सब इधर उधर हो जाएगा। उसके और बाद आए हैं जो आ से हैं, तो उनके नाम के अनुसार अगर इतिहास लिखेंगे तो नाम के अनुसार इतिहास लिखने पर वो आगे पीछे हो जाएंगे और वो प्रॉपर नहीं रहेंगे। वही चीज इसमें भी हुई। जब आप अगर प्री देने वाले, मतलब प्री का मेरा मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने वाले हैं, अगर आप पीजीटी टीजीटी आधारित एग्जाम देंगे तो आपको यही पूछा जाएगा कि साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया, गार्सा द तासी ने। ये विद्वान कहाँ के थे, तो फ्रेंच के, फ्रांसीसी थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, इस्तवार द ला एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह पूछ देगा इस्तवार द ला एंदुई ए हिंदुस्तानी किसकी पुस्तक है। ये कितने भागों में है, तो 2 भागों में है। इसका पहला भाग कब आया, 1839 में। दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, 1847 में। 70 कवियों को स्थान दिया है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है। ये जो पॉइंट है ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है। अब मेंस के लिए जो लोग डिस्क्रिप्टिव देना चाहते हैं वो कैसे लिखेंगे। जब पूछ दिया जाए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रश्न आ जाए मेंस में, तो आप इसे भूमिका में लिखेंगे कि पहले तो थोड़ा सा डिफाइन करेंगे साहित्य इतिहास लेखन की
परंपरा क्यों शुरू हुई, इतिहास लेखन का क्या महत्व है, इसको बताते हुए बताएंगे कि लगभग 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक स्वरूप सामने आया। लेकिन उससे पूर्व भी कुछ ग्रंथ हमें मिलते हैं जिनमें साहित्य इतिहास की प्रारंभिक झलक देखने को मिलती है, जैसे भक्तमाल, कालिदास हजारा, 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला आदि। परंतु इन्हें प्रॉपर इतिहास का दर्जा नहीं दिया गया और पहला प्रयास ये फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी का है। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके फिर गार्सा द तासी के बारे में बताएंगे। इसके बाद दूसरा प्रयास जो किया वो इंडियन ही थे, शिव सिंह सेंगर। इससे आप अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा, एकदम याद हो जाएगा, नोट्स भी बनाते जाएं। अगला प्रयास किया शिव सिंह सेंगर ने। इनकी पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज। इनकी पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज और ये 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये इसमें कुछ कवियों की संख्या ही बढ़ी। जो गार्सा द तासी ने 70 दिए थे, इसमें थोड़ी और वृद्धि हो गई। कुछ कवियों की संख्या में वृद्धि हुई। कुछ कवियों की संख्या में वृद्धि हुई और इसमें भी कालक्रम प्रॉपर नहीं था। ये भी कालक्रमानुसार नहीं था, यानी कि कालों का व्यापक विवेचन इसमें भी नहीं किया गया। ये आपको लग रहा होगा कि मैम उसके अनुसार पढ़ा रही है, प्री ऑब्जेक्टिव के अनुसार। मेंस में भी आपको ये सब बताना होता है, ठीक है। हमने चूंकि सेंटेंस नहीं लिखे और बोर्ड पे सेंटेंस लिखे भी नहीं जा सकते, हम आपको समझा रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं उसे आप सेंटेंस में बनाकर अपने नोट्स तैयार कर लें। जो मेंस देने वाले हैं, जो प्री देने वाले हैं, वो ऐसे ही नोट्स तैयार कर लें जैसे मैं बना रही हूँ। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है जो इस चीज का एक तरह से कहें कि पहला स्तंभ बिंदु होता है। यहीं से मेन शुरुआत इतिहास की होती है और वो उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का पहला वैज्ञानिक प्रयास भी उनका ही माना जाता है और वो बड़ा नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। इन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें बहुत वैज्ञानिकता रही। ये फाइनल तो नहीं था, इनका भी परफेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन इनका जो इतिहास है ये परवर्ती काल के साहित्यकारों के लिए, जो परवर्ती काल में इतिहासकार हुए, साहित्य के इतिहासकार, उनके लिए ये बड़ा पथ प्रदर्शक का काम किया। इसको लेके लिखने में बड़ा आसानी हुई। शुक्ल जी भी इसको रेफरेंस के रूप में लेते हैं। इनकी पुस्तक का नाम था हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर। नाम एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चीजें कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, पर सन हो या इस तरह से कोई नाम पड़ जाता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज होती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ।
तो वो देख के लिखती हूँ क्योंकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो पुस्तक जो ग्रंथ निकाला साहित्य इतिहास का, उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये पूछा जाएगा कब छपा, 1888 में। ये प्रॉपर इतिहास ना होते हुए भी इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। इसे हिंदी साहित्य के पहले इतिहास की संज्ञा दी जाती है और इसमें कवियों को कालक्रम और प्रवृत्तियों दोनों के अनुसार रखा गया है। एक तो बड़ी बात कि हिंदुस्तानी नहीं थे, फिर भी हिंदी का साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, अपने आप में यही बड़ी उपलब्धि थी। फिर पहली बार कालक्रम और प्रवृत्तियां इसमें मिलती हैं, जो एक रेफरेंस बुक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे जब प्रॉपर इतिहास लिखेंगे, उनके लिए ये एक पथ प्रदर्शक का काम करेगी, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नाम आता है मिश्र बंधु का। मिश्र बंधु इनकी पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद ये एक तरह से क्रमबद्ध इतिहास है। क्रमबद्ध इतिहास कैसा इतिहास है? क्रमबद्ध इतिहास है और ये 4 भागों में है। 4 भाग में। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चतुर्थ भाग 1934 में। ये आपको याद करने होंगे क्योंकि ये सब पूछा जाता है। मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधु की किस लिए है? हिंदी साहित्य इतिहास की है। कितने भागों में है? 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1913 में। या पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। आगे 2 नाम, सिर्फ नाम लिखूंगी, उनके बारे में कुछ याद नहीं करना है, और जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नाम भी नहीं है, लेकिन वो 2 उन पे प्रश्न पीजीटी टीजीटी में पूछा जा सकता है। खाली उनका नाम और उनकी बुक का नाम याद कर लेना। 1-2 बार पढ़ेंगे ना, आपको अपना ही याद हो जाएगा। 2 बार वीडियो आप देख लीजिए, मुझे पूरा भरोसा है फिर आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। एडविन ग्रीव्स इनकी पुस्तक का नाम है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। पुस्तक का नाम है अ स्केच स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। एक और नाम आता है MCK। इनकी पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर।
ये नाम है ऑब्जेक्टिव वाले, इन्हें याद रखें, मेंस वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट नाम आने वाला है किसका, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, मील के पत्थर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रयास किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका नाम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आपको अच्छे से याद भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बुक का नाम भी ऐसा है कि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इन्होंने 1929 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक ग्रंथ निकाला गया, हिंदी शब्द सागर। इसकी भूमिका के रूप में क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 में जो प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो आज मील का पत्थर है। उनकी एक बड़ी प्रचलित कहावत है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझाते में बोली थी, कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अभी हमने इस पे बात की थी, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कोटेशन याद रखना, लिखने वाले भी और जो लोग ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं वो भी, क्या पता ये कोटेशन भी आपसे पूछ ली जाए। हम लिख देते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। अच्छा, इस लाइन से आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि जब साहित्य जो है वो जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, तो जनता की चित्तवृत्ति जैसे जैसे बदलेगी, जैसे जैसे परिवर्तित होगी, साहित्य का रूप भी उसी तरह परिवर्तित होता चला जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, कि चूंकि देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियां बदलेंगी वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी बदल जाएगा। इसके बाद कुछ जो साहित्यकार हैं, जो इतिहासकार हैं, उनकी कुछ पुस्तकों के नाम के सहित हम आपको लिख देते हैं बोर्ड पर, आप उन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि समझाने भर का यही इतना ही था। इसके बाद वो नाम आपको याद ही करने होंगे, हम लिख देते हैं। ये कुछ नाम है और उनकी ग्रंथ हैं जो इतिहास से रिलेटेड हैं।
हम ये लिख दिए हैं बोर्ड पर आपका समय बचाने के लिए। इसको लिख के फिर आपको बता देते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। इनमें समझने जैसा तो कुछ है नहीं। बाबू श्याम सुंदर दास का जो ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य नाम है उसका। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का हिंदी साहित्य के अतीत। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। पंडित सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। पंडित राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीन ग्रंथ हैं उनके। ऐसे तो उन्होंने और भी पुस्तक लिखी, लेकिन साहित्य के इतिहास पे 3 है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। नागरी प्रचारणी सभा, इन्होंने हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास निकाला जो 17 भागों में निकाला इन्होंने। और भारतीय हिंदी परिषद जो प्रयाग में है, इसने हिंदी साहित्य नाम से भी इतिहास लिखा है जो 4 खंडों में है। ये भी पूछ सकता है भारतीय हिंदी परिषद कहाँ है, तो प्रयाग में है। ये तो हुए आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है आपके, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप 1 सेकंड रुकिएगा, जो पुराने पेपर हैं उनमें आए हुए प्रश्न हम आपको बोल के बताते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये बुक घटना चक्र का है और ये सभी पेपर का है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ आदि सभी के आए हुए प्रश्न इसमें हैं। तो हम आपको थोड़ा सा प्रश्न 2-4 दिखा के ये बताना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो इस तरह पूछा जाता है। इसमें प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। हो सकता है आपको उतना साफ ना दिख रहा हो, आप हमारी बात सुने, आप समझ लेंगे। आपके पास खुद पुराने पेपर होंगे, आप देख लीजिएगा। ये आया है टीजीटी परीक्षा 2002 में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। उत्तर है गारसा दत्तासी। हमने आपको बताया सूत्रपात का मतलब प्रथम प्रयास, सूत्रपात मतलब शुरुआत किसने की, तो गारसा दत्तासी ने। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। क्या होगा, गारसा दत्तासी। ये केबीएस प्रवक्ता परीक्षा का है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस भाषा में हुआ, तो फ्रेंच में हुआ। फ्रांसीसी थे गारसा दत्तासी। ये नवोदय विद्यालय की प्रवक्ता परीक्षा का प्रश्न है। अगला है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में, फ्रेंच में। ठीक है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे, फ्रांसीसी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम गारसा दत्तासी। कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य का लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कालक्रमानुसार किसने लिखा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सब प्रश्न ऐसे ही हैं, हम सारे नहीं बोल रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आपको ऐसा लगे कि आपके अलग से आपको प्रश्न दे दिए गए जो ऐसे हैं जो हमने पढ़ाया उसमें से नहीं आया, तो चैप्टर वाइज आपको मिलता रहेगा। धीरे धीरे जब हम चीजें पढ़ाएंगे तो उनकी बुक्स जो जो आती जाएंगी वो उन्हीं के साथ बताते जाएंगे। जैसे कबीर जब पढ़ाएंगे तो कबीर के बारे में बता देंगे। जब नई कहानी पे जाएंगे तो नई कहानी का कौन कौन सा राइटर है, पहली कहानी कौन सी है, क्या अंतर है, सब चीज बताएंगे। ठीक है, आप धैर्य के साथ पढ़िएगा, आपको संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया जाएगा। बड़े वीडियो नहीं रहेंगे पर कंप्लीट रहेंगे, इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।